Hello friends, I am Sarita. Once again, welcome back to on YouTube channel RN Educational Academy, जहाँ पर आपको सी टेट से रिलेटेड सभी एग्जाम टेट सी टेट एंड स्पेशली सी टेट पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट में हम चल रहे थे बाल विकास के सिद्धांत में। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रैक्टिस सेट में पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन किए। अब आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हम 15th क्वेश्चन कर चुके थे। वृद्धि शब्द का प्रयोग, तो ये वृद्धि और विकास पर रिलेटेड था, ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम चलेंगे 16 क्वेश्चन पे। तो 16 क्वेश्चन से हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पहले हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप वहाँ जाकर के पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो भी आपका बाल विकास के सिद्धांत पे रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। ठीक है, बच्चों के बारे में बात हो रही है कि सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास, शरीर का स्वस्थ होना, ये सबसे पहली शर्त होती है। क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हमारी संज्ञानात्मक क्षमता डेवलप होगी। तो शरीर स्वस्थ होना जो होता है, शारीरिक विकास, ये पहला शर्त है। अब इनके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जिसको कि हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कुछ हैं। क्या ऑप्शन आपका, क्या पौष्टिक आहार इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल है। शारीरिक व्यायाम, जी हाँ। और मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतों, जी हाँ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस देखते हैं हम क्या है। इन तीनों के साथ साथ ऑप्शन बना है आपका केवल ए एंड ए और सी एंड ए और बी एंड ये सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि किसी बच्चे के शारीरिक विकास के लिए ये सभी आपके विकास की जो पहली शर्त, फर्स्ट जो शर्त होगा, तो ये तो बिल्कुल भी होगा कि पौष्टिक आहार बच्चों को चाहिए, और शारीरिक व्यायाम कराना भी इम्पोर्टेंट है, और मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतें जो होती हैं, साइकोलॉजिकल जो सोशल जो ज़रूरतें होती हैं, जो नीड होती है, वो भी पूरी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज़ द फोर्थ ऑप्शन, ये सभी यहाँ पर हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने समझ के अकॉर्डिंग, सोच समझ के ही ये सभी लगाएं। कहीं कहीं, हर जगह नहीं, बट कहीं कहीं मेजर मिस्टेक कहीं कहीं होती है ऐसी, कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जहाँ पर ये सभी लिखा होता है बट ये सभी होता नहीं है, राइट। वहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में, या ये सब भी देखना पड़ता है कि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो वहाँ पे ये सभी नहीं होता है। तो आंख मूंद करके ये सभी कभी मत लगाइएगा, सोच और समझ के आधार पर ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये सीटेड है, क्वेश्चंस ऐसे ही बना के आते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, अवस्थाओं की बात करें तो बता दें आपको कि अवस्थाएं तो ऐसे 5 मानी गई: गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन शिक्षा के माध्यम से देखा जाए कि शिक्षा का में जो महत्व है जिन अवस्थाओं का, तो वो आपका 4 है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये 3 है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कह रहा है शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग, जो शिक्षण की जो विधियाँ हैं, ये आगमन विधि, निगमन विधि और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो विधियाँ, और उन विधियों के जनक कौन है, तो उन विधियों पर बना है सुकराती विधि, और फ्रॉबेल का है बालोद्यान विधि, किंडरगार्टन विधि, मारिया मांटेसरी का। ये सब कुछ आप जा करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, और आई बटन पे हम आपको दे रहे हैं, आप वहाँ देख लीजिए, इजीली आपको इजी पड़ेगा, वो भी देख लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं, तो देखिएगा दोस्तों वो सब। और शिक्षण की विधियाँ का यूज़ हम किस अवस्था में सबसे ज़्यादा करेंगे, तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो अब यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बाल्यावस्था। बट कैसे, क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे शिक्षण विधियों का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, मतलब जब किशोरावस्था में बच्चा पहुँच जाता है, बात करें अगर प्रौढ़ावस्था में तो ज़रूरत ही नहीं है, आप इस तरीके से ठीक करेंगे, प्रौढ़ावस्था नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया शिक्षण विधियाँ जो हैं इन्हीं तीनों में यूज़ होती हैं। तो जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, शैशव काल की बात करें, तो शैशव काल में विभिन्न विधियों का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि शैशव काल में बच्चा अपने
परिवेश और अपने घर परिवार में ही सीखता है। बच्चे का प्रथम विद्यालय उसका घर होता है और माता उसकी प्रथम शिक्षक होती है, तो शैशवावस्था नहीं होगा। बात हो रही है विधियों की। शिक्षण विधियों का जो विभिन्न यूज होते हैं, ढेर सारी विधियों की यूज की जाती है। तो किशोरावस्था में बच्चा परिपक्व होने लगता है, समझने लगता है। तो वहाँ आप एक ही दो तरीके से आप अगर बता देते हैं तो बच्चा अच्छे से समझ जाता है कि रूल रेगुलेशन जो है वो आप बता देते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि वो परिपक्व होने लगते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ गई होती है। बट बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चा हर चीज़ पर क्यों कैसे का प्रश्न करता है। तो क्यों कैसे का प्रश्न जो है वो संतुष्ट करने के लिए बच्चों को विभिन्न विधियों का यूज़ करना पड़ता है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट। बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा शिक्षण विधियों का यूज़ किया जाता है। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों बाल्यावस्था में ही यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा याद बात हो रही है ना दोस्तों यूज़ करने की बात, कि सबसे ज़्यादा किस अवस्था में, तो आपका बाल्यावस्था बेस्ट होगा, सबसे सही आंसर होगा। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों में खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18th क्वेश्चन है। अवस्था ऑप्शंस हैं आपके शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शैशवावस्था में बच्चा तो घूमेगा नहीं बहुत ज़्यादा सॉरी, समझ के साथ अपने तर्क पर रख करके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। बात हो रही है नई खोज करने की और घूमने की। तो नई खोज और घूमना बच्चा शैशवकाल में नहीं करेगा, ठीक है। किशोरावस्था में बिल्कुल कर सकता है, उत्तर बाल्यकाल भी उसी का एज होता है, प्रौढ़ावस्था में भी नहीं करेगा। तो ये दो तो आपके निकल गए। अब आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन पे जाना है, क्या आप किशोरावस्था लगाएंगे या उत्तर बाल्यकाल। तो मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर कि बहुत अधिक घूमने और खोज करने की जो प्रवृत्ति होती है वो उत्तर बाल्यकाल में होती है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में बालक, किशोरावस्था जो होता है वो आपका एक ऐसा समय हो जाता है जहाँ की आप किशोरावस्था में वो सारी चीज़ें कर चुके होते हैं। जब उत्तर बाल्यकाल का मतलब बाल्यकाल किशोरावस्था का फर्स्ट स्टेज को हम उत्तर बाल्यकाल कह सकते हैं। और बाल्यावस्था का जो समय होता है आपका 11 से 17 का, तो उस समय आप 6 से शैशवावस्था हो गया आपका जन्म से लेके 6 वर्ष तक, 6 से हो गया आपका 11 वर्ष तक बाल्यावस्था, ठीक। 6 से 11 वर्ष तक बाल्यावस्था, 11 से लेकर 18 हो गया आपका किशोरावस्था। तो जो 6 से 11 आपका बाल्यावस्था है उसी में जो आपका एकदम टॉप पर जब आप बच्चे जाते हैं, तो इसी को हम दो भाग में करते हैं बाल्यावस्था को। 6 से जो 11 वर्ष की अवस्था है इसी में, 11 वर्ष की जो अवस्था है इसी में हम दो भाग में करते हैं। तो 6 से लेकर के 9 तक ये पहली हो जाती है, और 9 से लेकर के दोस्तों 11 तक ये जो होती है दूसरी होती है। तो ये जो होती है ना उत्तर बाल्यकाल होता है, बाल्यकाल से ऊपर की एज। तो इसमें जब बच्चा जाता है तो बहुत ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है और बहुत ज़्यादा घूमने की प्रवृत्ति हो जाती है, कि खोज करता है और घूमना पसंद करता है। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल, फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। टीनेजर्स की बात हो रही है। किशोरों की उम्र हो गई आपकी 18 साल तक की। तो 18 साल तो पूरी तरीके से किशोर हो जाएंगे। तो हम लेंगे यहाँ पे 11 से 18 साल, मतलब 14 से लेकर 14-16 की जो एज होती है, इसमें सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। व्यवसाय संबंधी समस्या, जी बिल्कुल नहीं। इस उम्र में बच्चे व्यवसाय संबंधी समस्या नहीं करते, बल्कि 18 के बाद ही, 20 क्रॉस करने के बाद ही वो कुछ इस तरीके से सोच पाते हैं। तो ये नहीं होगा। यौन संबंधी समस्या बिल्कुल होगा। और समायोजन संबंधी समस्या, हाँ समायोजन करने की भी समस्या होती है कहीं कहीं। प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या, ये ऐसा कुछ नहीं है कि प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या तो पढ़ते समय ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर होते हैं, बच्चा प्रैक्टिस करता है तो किशोर होने के समय वो अपना अभ्यास कर लेता है। बात यहाँ देखिए देखिए अब इन दोनों में हमको चूज़ करना है कि समायोजन की समस्या होती है, तो ये तो बाल्यावस्था में भी समायोजन की समस्या होती है। अगर ऐसे जगह पे बच्चे को रखा जाए कि जहाँ पे सभी बच्चे प्रतिभाशाली हों, एक बच्चा अगर है तो वो उनमें एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, या एक प्रतिभाशाली बच्चा कमज़ोर बच्चों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, तो यहाँ होती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो रही है किशोरों में। तो दोस्तों किशोरों में सबसे नाजुक जो संवेदनशील समस्या होती है यौन संबंधी समस्या। यौन संबंधी समस्या का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो गया कि बच्चे जो है उनके शरीर में
बालिकाएं हो या बालक हो, उनके शारीरिक बदलाव आता है। तो शारीरिक बदलाव और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि बच्चा कहने में हिचकता है। एक बालक, एक किशोर बालक कहने में हिचकता है कि वो क्या कुछ हो रहा है, वो उसके लिए सब कुछ अलग सा होता है, सब कुछ हटके होता है, तो वहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे संवेदनशील बात करें, प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं, उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कि बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे संवेदनशील और नाजुक अवस्था हम यौन संबंधी व्यवस्था को कहेंगे। सो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ेंगे, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? कौन सी अवस्था ऐसी है जिसके बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? ठीक है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व बच्चा कब हो जाएगा? परिपक्व अवस्था जो होती है वो पहले मैंने बताया आपको कि देखिए 5 अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था को ही हम परिपक्व अवस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था का अर्थ प्रौढ़ होना नहीं है, बल्कि इन चारों अवस्थाओं से ऊपर जाना परिपक्व होना है, किशोरावस्था से ऊपर जाना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर किशोरावस्था हो जाएगा कि किशोरावस्था की जो अवस्था होती है इसके बाद एक बालक परिपक्व होने लगता है। किशोरावस्था तक भाव में उथल पुथल रहती हैं, संवेदनाएं तीव्र होती हैं और दबाव तनाव तूफान की अवस्था होती है। स्टिल ने हॉल ने कहा है ना, किशोरावस्था बहुत तनाव दबाव तूफान की अवस्था है, तो किशोरावस्था ये होती है। बट किशोरावस्था के बाद बच्चा समायोजन करने लगता है और वो परिपक्व हो जाता है। तो परिपक्वता की बात करें तो किशोरावस्था इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डॉट डॉट है, फिर किस अपेक्षा की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है? एक मिनट फ्रेंड्स, फिर भी देखिए बात करें हम यहाँ पे तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 12 से 14 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें किसकी, और 14 से 18 वर्ष की जो आयु होती है इसके बीच किसकी लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं? तो यहाँ ऑप्शन है आपके लड़कियों लड़कों, मतलब सब लड़कियों लड़कों कहा गया है। अब आपको ये जानना है कि किस उम्र में किसकी लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि होती है तेजी से। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, देखिए 12 से 14 वर्ष की जो अवस्था होता है उसमें लड़कों के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई, देखिए लड़कियों की लंबाई 12 से 14 वर्ष में बढ़ती है और लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। और 14 से 18 वर्ष का जो होता है उसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की बढ़ती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12 से 14 वर्ष में लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियां ज़्यादा विकसित होती हैं, इसलिए लड़कियां लड़कों से पहले ही किशोर नज़र आने लगती हैं और लगने लगती हैं। और जो लड़के होते हैं उनकी इस अवस्था के बाद 14 से 18 वर्ष की अवस्था में उनकी मांसपेशियां और लंबाई में वृद्धि होती है। सो आपका यहाँ पे हो जाएगा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में। आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप वहाँ पे फिल करके देख लीजिएगा। बताने का पर्पज़ ये है कि पहले 12 से 14 वर्ष की अवस्था में लड़कियों की ज़्यादा होती है लड़कों की अपेक्षा, और आगे 14 से 18 वर्ष की अवस्था में लड़कों का नहीं होता है, लड़कियों का नहीं होता है, लड़कों का ज़्यादा होता है। ठीक है, पहले लड़कियों का विकास होता है, लड़कियां पहले विकसित होती हैं और लड़के बाद में। 18 वर्ष तक लड़के विकसित होते हैं, बट 14 वर्ष तक ही लड़कियां विकसित हो जाती हैं। ठीक, इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? देखिए किशोरावस्था, वयस्कावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सार्थक अधिगम मतलब ऐसा अधिगम, ऐसा लर्निंग प्रोसेस जो कि सार्थक हो, बिल्कुल सही हो। तो सार्थक अधिगम होता क्या है? सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होता है? आप यहाँ कह सकते हैं किशोरावस्था शायद, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्ड यहाँ है जो कि क्वेश्चन में ही इंक्लूड है, आरंभ होती है। इस पर आप ध्यान देंगे। आरंभ होने की जो बात है ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन को सही समझने का तरीका। आप जब तक क्वेश्चन में
चीज़ को पुट नहीं करेंगे कि क्या है, आरंभ की बात की है, ना कि पूरी तरीके से परिपक्व हो जाना। आरंभ की बात है तो दोस्तों शैशवावस्था होगा आपका राइट ऑप्शन। अगर आरंभ नहीं होता तो हम दूसरे ऑप्शन को देखते। बट सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की अवस्थाओं में से प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है, सार्थक अधिगम होना शुरू हो जाता है। सही सही बच्चा सीखना समझना कुछ ना कुछ सीखना समझ सही शुरू हो जाता है कब? अनुकरण के द्वारा। तो अनुकरण होता कब है? शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में बच्चा देख कर सुनकर सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, शुरू कर देता है। बात है आरंभ की तो शुरू कर देता है। आई होप आप इस बात से सहमत होंगे कि बच्चा शुरू कर देता। बात हो रही है स्टार्टिंग की, तो शैशवावस्था एज होगा स्टार्टिंग का। आगे बढ़ेंगे, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो बिल्कुल आप ये समझ पाएंगे क्या है, कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैशवावस्था में तो घनिष्ठ मित्रता होती नहीं है, शैशवावस्था को तो आप कट कर दोगे। अब उपरोक्त में से कोई नहीं भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक अवस्था ऐसी अवश्य है जिसमें कि घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो घनिष्ठ मित्रता बिना टाइम वेस्ट किए लगा देते हैं हम किशोरावस्था में। एकदम बेस्ट वाला पक्का वाला फ्रेंडशिप हो जाता है। नहीं, दोस्त ही सब कुछ है। दोस्ती में, दोस्ती के लिए बच्चे क्या कुछ कर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? देखिए, मानव विकास की किस अवस्था में सीखने की गति सबसे ज़्यादा की बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा कब होती है? तो यही छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उसमें था प्रारंभ था, और यहाँ पे है सर्वाधिक होती है। गति सर्वाधिक होती है किस अवस्था में? तो यहाँ पे दोस्तों शैशवावस्था ही ऐसी अवस्था है जबकि बच्चा बहुत ही तेजी से ऑब्जर्व करता है सब कुछ, जो कुछ भी वो देखता है तुरंत ही सीख जाता है। आगे चल के बच्चे उन चीज़ों को भी भूल जाते हैं। आपने केयर किया होगा, छोटे बच्चों को आप देखिए तो अनुकरण के थ्रू ही बच्चे जो भी कुछ करते हैं वो देख करके बच्चे बहुत जल्दी सुन करके पढ़ना सीख लेते हैं। बच्चों को क्या कुछ ना लिखने आता ना कुछ, लेकिन स्कूल में अगर भेजा जाए तो सुन करके पोयम और टेबल वगैरह सब बच्चों को आ जाता है। घर पर भी देख करके अनुक्रिया करके वो सीख जाते हैं। तो शैशवावस्था में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होती है बच्चों के सीखने की। तो ये सीखने की सबसे तीव्र अवस्था है, सबसे तेजी से वृद्धि होती है शैशवावस्था में। आगे बढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में डॉट है, शिक्षा मनोविज्ञान में किन अवस्थाओं में होने वाले शिक्षा मनोविज्ञान में किन अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में अब यहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, इन अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, अभी ऑप्शन ए बी सी, ए सी और ये सभी करके है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है तो जो हमारा है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें किस किस अवस्थाओं में बात होती है आप समझ पाएंगे कि देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैशवावस्था पर भी बात करता है, अभी आपने अगले क्वेश्चन में देखा, और बाल्यावस्था में भी कितना बच्चे क्या सीखते हैं, और किशोरावस्था। तो ये बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, ये तीनों अवस्थाएं शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर हम देखिए वयस्कावस्था को नहीं लेंगे, वयस्कावस्था नहीं होगा, बाकी ये तीनों अवस्थाएं हो जाएंगी। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है ये तीनों अवस्थाएं? ए बी एंड सी, सेकेंड ऑप्शन ए बी एंड सी। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए बी एंड सी। किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये इन तीनों अवस्थाओं में शिक्षा मनोविज्ञान मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये मेरा जो भी वीडियो है इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स जो ना आए, कहीं ना कहीं से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब सारे के सारे यही क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और आपकी नॉलेज जरूर वैसी हो जाएगी कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, इसीलिए अगर आप सीटेट का फॉर्म फिल किए हैं और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, 100+ क्वालिफाई करना चाहते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिए अभी आर्यन एजुकेशनल अकेडमी को और बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करने से आप बिल्कुल अच्छे से 100% तैयार हो जाएंगे कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में 100+ कर सकें। अगर आपका सेकेंड एंड थर्ड अटैम्प्ट है, नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, तब तो आपको 100% करना ही है इस बार आप इतने अच्छे से सीख जाओगे, पेडागॉजी भी इतने अच्छे से सीख जाओगे कि आप इस बार निकाल लोगे। और अगर आप अच्छा कर पाते हैं, 1-2 नंबर से रह जाता है, तो आई एम श्योर आप अगर बने रहेंगे हमारे साथ तो मेक श्योर करेंगे कि आप 110 या फिर 115 भी ला सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता रहा है, इंगित कर रहा है आपको किस तरफ,
आपको एक अवस्था बताना है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। अब ये जो बातें होती हैं ये किस अवस्था में होती है? क्या शैशवावस्था का बालक ऐसी बातें करेगा, किशोरावस्था का बालक, या फिर बाल्यावस्था का बालक, या प्रौढ़ावस्था का बालक? तो देखिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये चीज़ें जो होती है प्रौढ़ावस्था में तो बिल्कुल नहीं होंगी, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था में बिल्कुल नहीं होंगी। बाल्यावस्था जो होती है खेल की आयु, स्फूर्ति की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, ये होती है। तो बच्चा खेलने कूदने में मस्त रहता है, पढ़ने लिखने लिखना भी सीखता है, उसमें उसके बच्चे में अहम की भावना नहीं होती कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बट यहाँ पे आप देखेंगे किशोरावस्था, बिल्कुल किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहूँगी कि देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा जो ये किशोरावस्था होता है ना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मैं भी कुछ हूँ, ऐसी जो प्रबल भावनाएं होती हैं इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता को लेकर के होती हैं। किशोर दुश्चिंता मतलब दुविधा कि मैं कौन हूँ, ये जो है किशोर दुश्चिंता को इंगित करता है। एवं वो स्वयं से संबंधित सरोकार, मतलब कि मतलब रखना, स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ तो हूँ, जैसी प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। क्या कुछ है इसमें कि किशोर दुश्चिंता, किशोर जो दुश्चिंता की बात करें तो किशोरावस्था में ये प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चा सोचने लगता है, भावना एक आ जाती है कि मेरी भी अपनी कुछ मतलब कहते हैं ना, वो द्वंद की भावना आ जाएंगी दिमाग में कि मैं कुछ हूँ भाई, मेरा भी अपना कुछ इमेज है, अहम की भावना आ जाती है। तो किशोर दुश्चिंता इसको हम कहते हैं, एक दुविधा की अवस्था आ जाती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ, अपनी एक इमेज की एक चिंता होने लगती है, जैसी भावना जो है प्रबल हो जाती है। तो ये किस अवस्था में होगी, बात हो रही है यहाँ पे कि ये किस अवस्था में होगी, तो ये किशोरावस्था की ओर संकेत करता है। बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पे आपको सर्कल कर लेना है कौन सा कथन असत्य है, तो आप ध्यान दे पाएंगे। अदरवाइज आप भूल जाते हैं दोस्तों, और इससे हमारे एक क्वेश्चन चले जाते हैं। काफ़ी काफ़ी अच्छी तैयारी होने पर भी हम नहीं और असत्य ऐसी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स चले जाते हैं, और जब 1-2 मार्क्स से रह जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि 1-2 नंबर से रह गया। तो चलिए देखते हैं, और हम मेक श्योर करते हैं कि ये छोटी छोटी गलतियां तो हम नहीं करेंगे, कि नहीं भूल जाएं, असत्य भूल जाएं, इसलिए हम उस पर सर्कल जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और दूसरा है, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल। और शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कह क्या रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य है। तो देखिए एक बार फिर पढ़ूंगी, टाइम लगेगा तो, लेकिन समझेंगे कि विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल है दोस्तों। अधिगम प्रभावित करते हैं, अधिगम को ये सभी चीज विकास जो है ये घनिष्ठ संबंध है इनका आपस में, ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल पहला तो है, बालकों का विकास और अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। और शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये सब हम आगे पढ़ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है कि शारीरिक विकास ही अगर नहीं होगा, विशेषकर छोटे बच्चों की बात करें, तो मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि पहला पहला हम फर्स्ट हम एक प्रायोरिटी देते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को। अगर बच्चा छोटा है तो शारीरिक विकास होगा, तो वो मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा। सो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पूछा गया है असत्य कथन, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो असत्य कथन हो, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी कथन सत्य हैं। फर्स्ट भी सत्य है, सेकंड भी सत्य है, थर्ड भी सत्य है, इन सभी का यूज होता है, ये सभी सही है अपनी जगह पे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूछा है असत्य कथन, तो आपका 4th हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ आई होप बने रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चंस अब मैं आगे प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, प्रैक्टिस सेट से हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। प्रैक्टिस सेट ऐसी एक मतलब कहेंगी एक हमारे हाथों में साधन है कि अगर हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो क्वेश्चन की फॉर्म समझ में आती है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकालना समझ में आता है, और टाइम टेकन जो होता है, प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, उतने समय के अंदर हो नहीं पाता है, वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों हम बने रहिएगा हमारे साथ। आज तो बस इतना ही, आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले करके आएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। पढ़ते जरूर रहना, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स,
धन्यवाद।